क्लिक कर दिया। ठीक है, तो देखिए लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस हैं। इस केमिकल कॉम्बिनेशन में द कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स टू फॉर्म कंपाउंड इज गवर्न बाय द फॉलोइंग 5 बेसिक लॉज। इसके 5 बेसिक लॉज हैं, जिसमें से पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, जैसे इसको सबसे पहले हम रीड करेंगे, आप सामने बुक रखिएगा तो मैं इसको समझाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो जैसे कि जो है इट स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता। कहने का मतलब ना तो मैटर को बनाया जा सकता है और ना मैटर को खत्म किया जा सकता है। मैटर क्या होता है, मैटर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी थी। क्या, जो कुछ भी हमारे आसपास आमने सामने दिखाई देता है जिसका कि कोई मास है, व्हिच हैज मास and it has to take some space in the universe, जिसका कि कोई मास है और या उसको रहने के लिए इस यूनिवर्स में रहने के लिए स्पेस चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज है जिसका कि कुछ मास है और उसको यहाँ पर अपने इस यूनिवर्स के लिए कुछ जगह चाहिए, कुछ स्पेस चाहिए उसको रहने के लिए, तो वो चीज मैटर है। मैटर वो चीज क्या है, मैटर है। तो मैटर को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं और ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ये जो है केमिकल कॉम्बिनेशन का पहला लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। दिस लॉ वाज पुट फोर्थ बाय एंटोनी लेवोजियर इन 1789। इस लॉ को एंटोनी लेवोजियर ने 1789 में बनाया था। इनका नाम ध्यान रखना है। ही परफॉर्म्ड केयरफुल एक्सपेरिमेंटल स्टडीज फॉर कंबस्शन। उन्होंने कंबस्शन के लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। कंबस्शन मतलब इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में किसी चीज को क्या करना, जलाना। रिएक्शन, कंबस्शन रिएक्शन फॉर रीचिंग टू द एबव कंक्लूजन। उन्होंने एक कंबस्शन रिएक्शन किया था और ये बताया था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हम कैसे समझा सकते हैं। This law formed the basis for several later developments in chemistry. इससे बहुत सारे डेवलपमेंट हुए केमिस्ट्री में। In fact, this was the result of exact measurement of masses of reactants and products. अगर सच में पूछा जाए तो ये क्या है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट का एग्जैक्ट मेजरमेंट है। एंड केयरफुली प्लान्ड एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय लेवोजियर। और लेवोजियर ने इस एक्सपेरिमेंट को केयरफुली परफॉर्म किया। ठीक है, तो अब देखिए इसको मैं ये समझना चाहूंगा कि जैसे इस लॉ में ये कहा गया है, स्टेट्स दैट मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। मैटर को ना तो क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो इसमें जैसे मैं ब्लैक बोर्ड की तरफ जाता हूँ, थोड़ा इसको समझाने का कोशिश करूंगा। जैसे कि ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में सपोज ये रिएक्शन है, A इज इक्वल टू C प्लस D। ये एक रिएक्शन है जिसमें आप देखें कि ये दोनों रिएक्टेंट्स हैं। ये क्या है, रिएक्टेंट्स हैं, और ये दोनों क्या है, ये प्रोडक्ट हैं। A reactant plus B reactant is equal to C product plus D product। A और B मिलके C plus D ये प्रोडक्ट बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए A का कुछ ग्राम हम लेते हैं, A का मान लीजिए A ग्राम है और B का इसी तरह B ग्राम है, C का इसी तरह C ग्राम है और D का इसी तरह D ग्राम है। बात समझ रहे हैं ना। A रिएक्टेंट्स का A ग्राम हमने लिया, B रिएक्टेंट्स का B ग्राम हमने लिया, C रिएक्टेंट्स का C ग्राम हमने लिया और D रिएक्टेंट्स का D ग्राम हमने लिया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब ये है कि A प्लस B इज इक्वल टू C प्लस D।
ए और बी का जो वेट होगा वो सी और डी के वेट के बराबर होगा, यानी ए और बी का जो मास होगा वो सी और डी के मास के बराबर होगा। अगर यहाँ पर टोटल ये दोनों मिला के 10 ग्राम थे तो प्रोडक्ट भी 10 ग्राम ही बनेंगे, इससे ज़्यादा या कम नहीं बनेंगे, क्योंकि मास जो है क्या रहता है, मास कंजर्व रहता है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कहने का मतलब ये है कि टोटल मास ऑफ reactants will be equal to total mass of product. Mass before and after the reaction is conserved. Mass before and after the reaction is conserved. मास जो है बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन इज कंजर्व। लैंडलॉर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया था, ये साइंटिस्ट थे, लैंडलॉर्ड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक इस तरह का ऑपरेटस बनाया था, इस तरह का एक ऑपरेटस बना था। एक मिनट, उन्होंने एक इस तरह का एक्सपेरिमेंट बनाया। ये है जैसे एक ऑपरेटस है, इसमें मान लीजिए यहाँ पर AgNO3 है और यहाँ पर है NaCl। बिफोर एक्सपेरिमेंट अब यहाँ पर AgNO3 भरा हुआ है और यहाँ पर NaCl भरा हुआ है। ये एक बिफोर एक्सपेरिमेंट, इसको हम क्या कर लेते हैं, बिफोर एक्सपेरिमेंट वेट कर लेते हैं। एक्सपेरिमेंट के पहले हमने इसको वेट कर लिया, ठीक है। अब रिएक्शन हो गई और रिएक्शन होने के बाद हमने देखा कि ये AgNO3 प्लस NaCl ये दोनों मिलके क्या बना लिए, AgCl प्लस NaNO3, AgCl प्लस NaNO3 बना लिया, ठीक है। अब इसको पहले हमने वेट कर लिया और बाद में इसको हमने वेट कर लिया, और इसके बाद हम देखेंगे कि बिफोर रिएक्शन जो वेट था वही वेट जो है आफ्टर रिएक्शन रहा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। बात समझ में आई? हेलो अपेक्षा, हेलो हेलो, यस सर। बात समझ में आई? ब्लैक बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। ब्लैक बोर्ड, हाँ। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये है कि अगर मान लीजिए ए और बी दो पहले रिएक्टेंट्स हैं और ए का मान लीजिए 5 ग्राम था, बी का 5 ग्राम था, तो जो प्रोडक्ट सी बनेगा वो 5 + 5 = 10 ग्राम ही बनेगा, और इससे न कम बनेगा न ज्यादा बनेगा। यानी बिफोर रिएक्शन और आफ्टर रिएक्शन द वेट इज कंजर्व, दैट इज नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। अब हम दूसरे लॉ में चलते हैं, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, डेफिनिट प्रोपोर्शन का मतलब उनके अनुपात में निश्चितता होनी चाहिए। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, इसको देखिए पढ़ते हैं, ये क्या है। दिस लॉ वाज गिवन बाय अ फ्रेंच केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन को किसने दिया है? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। किसने दिया है? जोसेफ प्राउस्ट ने दिया है। ही स्टेटेड दैट अ गिवन कंपाउंड always contains exactly the same proportion of elements by weight। और उसमें ये कहा गया है जो कंपाउंड है, जो भी कंपाउंड है वो हमेशा always contains
एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स, उसमें एलिमेंट्स का सिमिलर प्रोपोर्शन रहता है, एलिमेंट्स का बाई वेट, एलिमेंट्स के वेट का सिमिलर प्रोपोर्शन रहता है, कंपाउंड चाहे कोई भी हो। जैसे प्राउस वर्क विथ 2 सैंपल्स ऑफ क्यूप्रिक कार्बोनेट, 2 सैंपल उन्होंने क्यूप्रिक कार्बोनेट का, क्यूप्रिक कार्बोनेट है जैसे, तो क्यूप्रिक कार्बोनेट का जो उसमें कौन कौन से कंपाउंड होंगे, एलिमेंट्स होंगे, एक तो कॉपर होगा, एक तो कॉपर होगा, दूसरा ऑक्सीजन होगा और तीसरा कार्बन होगा, है ना। वन ऑफ विच वाज अ नेचुरल ओरिजिन एंड द अदर वाज सिंथेटिक वन, एक नेचुरल ओरिजिन का है जो नेचर में पाया जाता है, और दूसरा जो है उसको सिंथेसाइज किया गया है या उसको प्रिपेयर किया गया है। He found that the composition of elements present in it was same for both the samples as shown below. दोनों सैंपल में, चाहे वो नेचुरल हो चाहे उसको सिंथेसाइज किया गया हो, दोनों में इसका जो सैंपल है, दोनों में कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन का जो परसेंटेज है वो क्या है, फिक्स है ना। जैसे इसमें कहा गया है कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट, उनका वेट परसेंटेज दोनों में सेम है। जैसे नेचुरल सैंपल है, आप अपने बुक में देखिए 2 एग्जांपल दिया हुआ है टेबल में, नेचुरल सैंपल है, उसमें कॉपर का परसेंटेज कितना है 51.35%, ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है 9.74%, कार्बन का परसेंटेज कितना है 38.91%, ये नेचुरल सैंपल है। अब जब उसको सिंथेटिक सैंपल को आपका परसेंटेज हम देखते हैं, उस सिंथेटिक सैंपल के परसेंटेज में कॉपर का परसेंटेज भी 51.35% है और ऑक्सीजन का परसेंटेज भी 9.74% है और कार्बन का परसेंटेज भी 38.91% है। तो मतलब कहने का मतलब चाहे वो नेचुरल सैंपल हो चाहे सिंथेटिक सैंपल हो, दोनों सैंपल्स में जो है कॉपर, ऑक्सीजन और कार्बन का परसेंटेज सेम है। ये है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। मतलब इसमें सीधी सी बात ये समझना है कि कंपाउंड कोई भी हो, उसके जो एलिमेंट्स हैं उसका प्रोपोर्शन बाय वेट सेम होगा, कंपाउंड चाहे कोई भी हो, ठीक है ना। जैसे कि कांस्टेंट कंपोजिशन डेफिनिट मास रेशियो, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन में कांस्टेंट कंपोजिशन होगा, डेफिनिट मास रेशियो होगा। कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर विद सेम मास रेशियो, सेम एलिमेंट्स कंबाइन करके, अगर सेम एलिमेंट्स कंबाइन करके कोई कंपाउंड बना रहे हैं तो दोनों कंपाउंड में जो है उनका रेशियो जो क्या होगा वो सेम होगा। जैसे कि अब आप देखिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं इसमें बताता हूं। जैसे कि ये H2O है, ये जो है H2O है। अब H2O का कॉम्बिनेशन है H2+O। अब H2 में इसका जो मास है वो 2 है और इसका जो मास है वो कितना है 16 है। हाइड्रोजन का 2 है, H2 है, हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 16, तो इनका जो प्रोपोर्शन है वो 1:8 है। इनका जो प्रोपोर्शन है 1:8। वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम एनी सोर्स और प्रिपेयर्ड बाय एनी मेथड, तो इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है और तब ये पानी बना है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 1:8 है और तब ये वाटर फॉर्मेशन हुआ है। अब ये वाटर चाहे जहाँ का हो, चाहे रिवर वाटर हो, चाहे वेल वाटर हो, चाहे ओशन वाटर हो, चाहे जिस सोर्स से पानी आया हो, चाहे किसी लेक का हो, उसमें अगर वो वाटर है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन प्रोपोर्शन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स का 1:8 होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन है वो 1:8 के प्रोपोर्शन में होगा। इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। जैसे ये NaCl है,
NaCl है। अब NaCl में जो है Na प्लस Cl, ये अब NaCl 39.32% बाई मास है, 39.32% बाई मास है। अब ये 60.68% बाई मास है, ठीक है। तो NaCl चाहे जिस सोर्स से आए चाहे जहां से आए, लेकिन उसका जो बाई मास जो परसेंटेज है वो यही रहेगा, बाई मास परसेंटेज जो है यही रहेगा। इसी तरह जैसे कि हमने बताया कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन है, C+O2। CO2 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कार्बन है और ऑक्सीजन है, C+O, है ना। तो ये C+O2 में कार्बन का देखिए वेट कितना है 12 और ऑक्सीजन का कितना है O2 का मतलब 32। अब अगर इसको 12 और 32 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो ये आ जाए 4 से ये कट जाएंगे, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, यानी 3:8 का रेशियो है। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे जहां फॉर्म हो, चाहे जिस फॉर्म में हो, चाहे जहां से मिले, उसमें जो है कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशियो होगा वो 3:8 फॉर्म में ही होगा, तभी वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। जो भी कंपाउंड बनेगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे उसका बाई मास परसेंटेज जो है क्या होगा, सेम होगा। Thus, irrespective of the source, a given compound always contains same elements in the same proportion. The validity of this law has been confirmed by various experiments. It is sometimes also referred to as law of definite composition. कभी कभी इस लॉ को हम डेफिनेट कंपोजिशन के नाम से भी जानते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन, लॉ ऑफ डेफिनेट कंपोजिशन के नाम से भी हम जानते हैं, ठीक है। तो हमने दो लॉ पढ़ा अभी, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। अब तीसरा जो लॉ है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को हम देखिए कैसे देखेंगे। दिस लॉ वाज प्रपोज्ड बाय डाल्टन इन 1803। इस लॉ को किसने दिया था, सबसे पहले ये जानना है, डाल्टन ने दिया था। कब दिया था, 1803 में दिया था। और इस लॉ में क्या कहा गया था, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ टू एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट कंबाइन कर सकते हैं और कंबाइन करके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइन विद द फिक्स्ड मास ऑफ द अदर एलिमेंट। तो उसमें एक एलिमेंट का जो मास है जो दूसरे एलिमेंट के फिक्स्ड मास से कंबाइन करता है, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, वो स्मॉल होल नंबर के रेशियो में होंगे। जैसे कि इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन किससे कंबाइन करता है, ऑक्सीजन, और हाइड्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करके दो तरह के कंपाउंड बनाता है, क्या, एक तो वाटर और दूसरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वाटर का फार्मूला क्या होता है, H2O, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, H2O2। तो H2O में और H2O2 में दोनों में क्या है, हाइड्रोजन, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है, एक एलिमेंट हाइड्रोजन है और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके वाटर बनाते हैं और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके ही हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन कितने ग्राम है, 16 ग्राम है, और वाटर बना जो है कितने ग्राम, 18 ग्राम। हाइड्रोजन 2 ग्राम मिलके और ऑक्सीजन 16 ग्राम मिलके कितना वाटर बना, 18 ग्राम बना। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का देखिए H2O2 में हाइड्रोजन 2 ग्राम और ऑक्सीजन 32 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। और ये मिलके जो है हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनाए कितना, 34 ग्राम,
ठीक है। अब यहाँ पे देखना हेयर द मासेज ऑफ ऑक्सीजन आई दैट इज 16 ग्राम एंड 32 ग्राम। यहाँ पर जो ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है, 60, एक में 16 ग्राम है और दूसरे में कितना है, 32 ग्राम है। विच कंबाइंस विद द फिक्स्ड मास ऑफ हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन करते हैं कितने से, 2 ग्राम से। बियर आर सिंपल रेशियो, कितना सिंपल रेशियो क्या है, 1:2। मतलब आप बात को समझिए जरा, जैसे कि ये जो है ये H2 और प्लस O ये मिलके बना H2O। अब इसमें देखिए हाइड्रोजन का कितना है, 2 ग्राम है, ऑक्सीजन का कितना है, 16 ग्राम है। ठीक है। अब ये दोनों मिलके जो है 16 + 2 कितना बना, 18 ग्राम क्या बना, वाटर बना, 18 ग्राम वाटर बना। अब दूसरा हमने देखा H2 + O2, इन्होंने हाइड्रोजन पराऑक्साइड बना लिया H2O2। अब इसमें भी देखिए हाइड्रोजन है, इसमें भी ऑक्सीजन है। ठीक है। तो दो एलिमेंट्स, एक तो वाटर बना रहे हैं और दूसरा जो है हाइड्रोजन पराऑक्साइड बना रहे हैं। इसमें हाइड्रोजन 2 ग्राम है और ऑक्सीजन 16 ग्राम है और 18 ग्राम पानी बन रहा है। इसमें 2 ग्राम हाइड्रोजन है और 32 ग्राम ऑक्सीजन है और दोनों मिलके 32 और 2 34 ग्राम H2O2 बना रहे हैं, 34 ग्राम H2O2 बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन का 16 ग्राम है और यहाँ पर ऑक्सीजन का 32 ग्राम, यानी ये सेम एलिमेंट्स हैं। एक में एक 16 ग्राम है और दूसरा 32 ग्राम है और इसके फिक्स्ड रेशियो से, फिक्स्ड मास से कंबाइन कर रहे हैं। ये 16 ग्राम 2 ग्राम से कंबाइन कर रहा है और यहाँ 32 ग्राम 2 ग्राम से कंबाइन कर रहा है, यानी हाइड्रोजन के फिक्स मास से ये ऑक्सीजन एलिमेंट कंबाइन कर रहा है। तो जो अगर कोई एलिमेंट कंबाइन करके दो तरह के कंपाउंड बनाता है, जैसे ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन से कंबाइन करके वाटर बना रहा है और ऑक्सीजन यहाँ हाइड्रोजन से कंबाइन करके हाइड्रोजन पराऑक्साइड बना रहा है, तो ये जो है सिंपल रेशियो में ही है, इससे कंबाइन करेंगे। जैसे यहाँ 16 और 32, ये 16 है और ये 32 है, 16 1 जा 16, 16 2 जा 32, तो सिंपल रेशियो 1:2 आया। सिंपल रेशियो कितना आया, 1:2। सिंपल रेशियो कितना आया, 1:2 आया। तो यही ये कह रहा है कि इफ 2 एलिमेंट्स कैन कंबाइन टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, 2 एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बना रहे हैं, वाटर बना रहे हैं और हाइड्रोजन पराऑक्साइड बना रहे हैं। द मासेज ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट, तो एक एलिमेंट्स का जो मास है, जैसे ऑक्सीजन का मास है 16 ग्राम और 32, एक में 16 ग्राम और दूसरे में 32 ग्राम, और ये कंबाइन करता है फिक्स्ड मास ऑफ अदर एलिमेंट्स, मतलब हाइड्रोजन के फिक्स्ड मास से कंबाइन करता है, 2 ग्राम उसमें भी है और 2 ग्राम हाइड्रोजन पराऑक्साइड में भी है, आर इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। तो ये जो है 16 ग्राम ऑक्सीजन एक में कंबाइन कर रहा है, दूसरे में 32 ग्राम ऑक्सीजन कंबाइन कर रहा है, और दोनों के बीच में जो रेशियो है वो कैसा है, स्मॉल होल नंबर रेशियो है, द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर, स्मॉल होल नंबर रेशियो है। ठीक है ना। तो 1:2 का रेशियो कौन सा रेशियो है, स्मॉल होल नंबर रेशियो में कंबाइन कर रहा है। तो ये 2 लॉ हो गए, 3 लॉ हम लोगों ने आज पढ़ा, एक तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और तीसरा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। और कल हम पढ़ेंगे गै-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, अवोगाड्रो लॉ, ये 2 लॉ हम कल पढ़ेंगे। अब टाइम ओवर हो गया है इसलिए हम अभी इसको बंद कर, ठीक है। अभी गुप्ता, अभी गुप्ता, हेलो, अटेंडेंस आपकी मैं ले लूँ जरा। यस सर। हाँ यस सर। यस सर। यस सर।
ठीक है, मैं इनकी फोटो Yes, sir. फोटो खींच लेता हूँ। है, समझ लिया है कि नहीं जो बताया गया है? जी सर, समझ लिए। यस सर, यस सर। समझ लिए। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। यस हाँ, सर। यस सर। ठीक है, मैं इसकी फोटो खींच लूँ जरा एक बार अटेंडेंस के लिए।